हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अमरीश यादव और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने अभी अनअकैडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया है तो इंस्टॉल कर लीजिए, जहाँ पे मेरी फ्री क्लासेस भी चलती हैं, जहाँ पे मेरी पेड क्लासेस भी चलती है। तो फ्री क्लासेस भी आप रेगुलर दे सकते हैं। एवरीडे एसएससी में, रेलवे में जितने भी आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन आ रहे हैं, सारे सेक्शंस के लिए मैं आपको फ्री क्लासेस वहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ। करना सिर्फ इतना है आपको कि अनअकैडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है और वहां पे आपको कोड टाइप करना है Vimrees@14। विमरीस मेरा नाम है, @ जो है स्पेशल कैरेक्टर हो जाएगा और 14 डिजिट हो जाएगा, जिससे आप फ्री क्लास है जो बिल्कुल फ्री है, बिना किसी पैसे लगाए जो वीडियोस मिलेंगी वो आप जाकर के वहां पे देख सकते हैं बिल्कुल फ्री अनअकैडमी के एप्लीकेशन पे। उसके बाद दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है, जो वीडियो प्रेजेंट करी जा रही है आपको शिक्षा सिटी पे, तो वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए। चलिए वीडियो देखते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिक्षा सिटी के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो हमारी टेस्ट सीरीज है उसको और आगे बढ़ाएंगे तथा आज के इस वीडियो में पार्ट 18 जो टेस्ट सीरीज का है उसको हम पूरे विस्तार में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं कि आज का जो भाग 18 है इसमें हमने कौन कौन से इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पहला इम्पॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, आपको बताना है कि जो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार पुरस्कार था 2000 यहाँ पे 18 की बात हो रही है, तो 2018 का जो संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार पुरस्कार था यह मरणोपरांत किसे दिया गया था। यहाँ पे मरणोपरांत की बात हो रही है। तो यहाँ पे पाकिस्तान की एक महिला थी आसमा जहांगीर, इनका नाम है आसमा जहांगीर। इनको 2018 का जो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार पुरस्कार था यह मरणोपरांत दिया गया था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा आसमा जहांगीर। आसमा जहांगीर कहाँ की थी? ये थी पाकिस्तान की। इसके बाद ये चारों लोग जो यहाँ पे आप लिखे हुए नाम, इन चारों को जो है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया था, जिसमें से आसमा जहांगीर जो थी इनको मरणोपरांत दिया गया था, ये पाकिस्तान की थी। वहीं रेबेका जियूमी ये किस देश के थे? तो ये जो रेबेका जियूमी है ये भी महिला अधिकार कार्यकर्ता थी। कहाँ की? तंजानिया की। ये तंजानिया के रहने वाली थी। कहाँ की? तो ये तंजानिया के रहने वाली थी, ये भी महिला अधिकार कार्यकर्ता थी। उसके बाद जोनिया वापी चाना ये किस देश के थे? तो ये जो थे आपको मिलेगा ये ब्राज़ीलिया के। कहाँ? तो ये ब्राज़ील के रहने वाले थे। और इसके बाद फ्रंट लाइन डिफेंडर की बात करें तो ये किस देश के थे? तो ये फ्रंट लाइन डिफेंडर जो थे ये किस देश के थे? तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये आयरलैंड के थे। ये आयरलैंड के थे। तो ये 4 व्यक्ति थे जिनको 2018 का जो है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार पुरस्कार दिया गया था। इसमें से जो आसमा जहांगीर थी इनको मरणोपरांत दिया गया था यह पुरस्कार, तथा ये पाकिस्तान की रहने वाली थी। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस देश ने 100 रुपये के ऊपर के भारतीय मुद्रा पर प्रतिबंध लगाने का डिसीजन लिया था? तो वह कौन सा देश है जिसके द्वारा हाल ही में 100 रुपये के ऊपर की भारतीय जितनी भी मुद्राएं तो इनको प्रतिबंधित करने का फैसला लिया गया था? तो इसका राइट आंसर था जो है नेपाल देश के द्वारा। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा नेपाल। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। क्या है? तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू, तथा काठमांडू में आपको मिलेगा सार्क का हेडक्वार्टर। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन जो संस्था है सार्क, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, सार्क का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा नेपाल की राजधानी काठमांडू में। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, वर्तमान में श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो वर्तमान में श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है? तो इनका नाम है महिंद्रा राजपक्षे, यानी ऑप्शन जो इसका बी बिल्कुल सही है। महिंद्रा राजपक्षे जो हैं ये वर्तमान में श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो गोटबाया राजपक्षे। दोनों भाई हैं, एक भाई प्रधानमंत्री हैं और एक भाई जो है राष्ट्रपति हैं। तो यहाँ पे जो गोटबाया राजपक्षे हैं ये राष्ट्रपति हैं। कहाँ के? तो ये श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। और महिंद्रा राजपक्षे क्या हैं? तो ये प्राइम मिनिस्टर है श्रीलंका के। श्रीलंका की राजधानी आपको मिलेगी क्या? तो श्रीलंका की राजधानी है श्रीवर्धनापुरे कोट्टे। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस राज्य की सरकार के द्वारा देहंग पटकई वन्यजीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया? यह प्रश्न आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। तो यह जो देहंग पटकई वन्यजीव अभ्यारण्य था यह किस राज्य में था? तो यह था असम में। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा असम में था यह देहंग पटकई वन्यजीव अभ्यारण्य, जिसको हाल ही में अपग्रेड करके नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा असम में था यह देहिंग पटकई वन्यजीव अभ्यारण्य। इसको अपग्रेड करके क्या बना दिया गया है? तो नेशनल पार्क बना दिया गया। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी असम। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है,
हाल ही में मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना की जो शुरुआत है कहाँ पे की गई है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। तो हाल ही में जो मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना है इसकी शुरुआत की गई है नई दिल्ली की गवर्नमेंट के द्वारा। तो आप इसे याद रखिएगा, नई दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और नई दिल्ली के उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। तो आप इसे याद रखिएगा। इसके साथ कुछ स्कीम और कुछ जो इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं नई दिल्ली से रिलेटेड, उनको मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है कुछ योजनाएं जो आपके एग्जाम में 100% पूछी जा सकती है। इन योजनाओं में से इंपॉर्टेंट एक है रोजगार बाजार योजना। आप नोट डाउन करते चलिएगा। तो पहली योजना है आपकी रोजगार बाजार योजना, यह भी दिल्ली गवर्नमेंट की द्वारा लॉन्च की गई। उसके बाद एक जो लीड पोर्टल है, लीड नामक जो पोर्टल है, यह भी दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके बाद भारत का जो पहला प्लाज्मा बैंक है, आप ध्यान दीजिएगा, भारत का जो पहला प्लाज्मा बैंक है यह भी नई दिल्ली में ही खोला गया है। तो आप इसे याद रखिएगा। इसके बाद जो है जो खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में KVIC कहते हैं, KVIC मतलब खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग। तो इसके द्वारा जो इसका पहला फुटवियर ट्रेनिंग सेंटर है, KVIC का जो पहला फुटवियर ट्रेनिंग सेंटर है वह भी नई दिल्ली में खोला गया है। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा नई दिल्ली में एक है मुकारबा चौक। क्या है? नई दिल्ली में एक है मुकारबा चौक। इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? तो इसका जो नाम है मुकारबा चौक का, यह रख दिया गया है कैप्टन विक्रम बत्रा चौक। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। तो इतने सारे जो करंट अफेयर्स के प्रश्न है आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तथा एक और करंट अफेयर्स का प्रश्न जो काफ़ी न्यूज़ में चल रहा था नई दिल्ली से रिलेटेड, वह था पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान। आप याद रखिएगा, पौधे लगाओ और पर्यावरण बचाओ अभियान जो है यह भी नई दिल्ली की गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है हाल ही में भारत का जो पहला हाथियों का पुनर्वास केंद्र है यह कहाँ पे खोला गया? यहाँ पे पुनर्वास केंद्र की बात हो रही है। तो भारत में हाथियों का जो पहला पुनर्वास केंद्र है यह खोला गया है केरल के कुट्टूर में। कहाँ? केरल में एक जगह है कुट्टूर, तो यहीं पे खोला गया है हाथियों के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर यानी कि पुनर्वास केंद्र। वहीं आपसे अगर एग्जाम में पूछ ले कि भारत में हाथियों का पहला अस्पताल कहाँ पे बनाया गया है, तो इसका आंसर आपका दूसरा हो जाएगा। तो भारत का जो पहला हाथियों का अस्पताल है वह मथुरा में बनाया गया है। पहला अस्पताल जो हाथियों का है, पहला अस्पताल जो हाथियों का यह मथुरा में बनाया गया है। परंतु अगर आपसे हाथियों का पहला पुनर्वास केंद्र पूछे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल के कुट्टूर में जो है हाथियों का पहला पुनर्वास केंद्र बनाया गया है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है अरुणोदय योजना निम्नलिखित में से किस राज्य की योजना है? तो अरुणोदय योजना, इसके बाद अरुंधति गोल्ड स्कीम हो गई, उसके बाद आपकी धनवंतरी स्कीम हो गई। ये सभी जो स्कीम है ये आपको मिलेंगी असम राज्य में। ये इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं। एक हो गई आपकी अरुणोदय स्कीम, उसके बाद आपकी अरुंधति गोल्ड स्कीम, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अरुंधति गोल्ड स्कीम जो है यह भी असम की है। और इसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगी धनवंतरी स्कीम। कौन सी स्कीम है? तो धनवंतरी स्कीम भी यह कहाँ की है? तो असम की है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। इसके बाद अरुणोदय स्कीम भी असम की है, मैंने आपको बता दिया। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है पोबा फॉरेस्ट रिजर्व निम्न में से किस राज्य में स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यह जो पोबा फॉरेस्ट रिजर्व यह भी आपको मिलेगा असम राज्य में। तो इतने सारे करंट अफेयर्स के प्रश्न जो एग्जाम में चले आ रहे हैं, ये जो पोबा फॉरेस्ट रिजर्व ये न्यूज़ में चल रहा था। क्यों न्यूज़ में चल रहा था? इस फॉरेस्ट रिजर्व को जो है अपग्रेड करके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दिया गया है। तो ये करंट अफेयर्स का प्रश्न आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। यह जो पोबा फॉरेस्ट रिजर्व था इसको अब क्या बना दिया गया है? तो इसको बना दिया गया है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो मैंने आपको दो प्रश्न बताए थे जो करंट में चल रहे हैं। पहला था असम में जो दहेंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था उसको नेशनल पार्क बना दिया गया है, और जो पोबा फॉरेस्ट रिजर्व है इसको अपग्रेड करके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दिया गया है। तो दोनों आपको याद रखना है, दोनों ही असम के हैं। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो विश्व ओजोन संरक्षण दिवस जो है यह मनाया जाता है 16 सितंबर के दिन प्रतिवर्ष। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, जो विश्व ओजोन संरक्षण दिवस है यह प्रतिवर्ष 16 सितंबर के दिन मनाया जाता है। तथा 2 फरवरी का दिन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यह 2 फरवरी के दिन क्या मनाया जाता है? तो 2 फरवरी के दिन मनाया जाता है क्या? तो आपका हो जाएगा वेटलैंड डे। क्या होता है? तो आर्द्र भूमि दिवस जो होता है, वेटलैंड को हम इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं आर्द्र भूमि। तो जो विश्व
वेटलैंड दिवस है यह 2 फरवरी के दिन मनाया जाता है। आर्द्र भूमि दिवस जो 2 फरवरी के दिन मनाया जाता है। और 16 सितंबर के दिन आपका मनाया जाता है क्या, ओजोन डे। क्या मनाया जाता है, ओजोन डे जो है 16 सितंबर के दिन मनाया जाता है। और 22 अप्रैल के दिन क्या मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस। आपको पता होना चाहिए पृथ्वी दिवस जो है यह 22 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। और 8 मार्च के दिन आई होप सबको पता होगा महिला दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है यह 8 मार्च के दिन मनाया जाता है। तो ये सभी दिवस भी आपके दिमाग में होने चाहिए। अगला प्रश्न हमारा है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए थे। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो लाला लाजपत राय। यानी ऑप्शन जो इसका सी है बिल्कुल सही है। लाला लाजपत राय जो थे ये क्या थे, तो ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बनाए गए थे। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन जो इसका सी है बिल्कुल सही है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि जो इसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है फसलों के लिए, उसकी सिफारिश किसके द्वारा की जाती है। यहाँ पे एमएसपी की सिफारिश की बात हो रही है, कौन करता है। तो एमएसपी की सिफारिश किसके द्वारा की जाती है, तो कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न हमारा है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, आपको बताना है। तो जो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है आपको कहाँ मिलेगा, तो बांधवगढ़ जो टाइगर रिजर्व है यह आपको मिलेगा कर्नाटका में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका कर्नाटका में है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कर्नाटका। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है, तो कपास के लिए जो सबसे उपयुक्त मिट्टी है वह मानी जाती है काली मिट्टी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा काली मिट्टी। तो ऑप्शन इसका सी है बिल्कुल सही। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सा सबसे प्राचीनतम वेद है। तो हमारा जो सबसे प्राचीनतम वेद है वह है ऋग्वेद। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऋग्वेद जो है यह सबसे प्राचीनतम वेद है। अगला प्रश्न हमारा है, हाथी गुम्फा जो अभिलेख है इसका संबंध निम्नलिखित में से किस शासक से है। तो हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध आपको मिलेगा खारवेल शासक से। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा खारवेल शासक से संबंधित है हाथी गुम्फा का अभिलेख। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, खारवेल शासक। वहीं अगर हम रुद्र दामन से संबंधित कौन से अभिलेख हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी है। तो रुद्र दामन से संबंधित कौन सा अभिलेख है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो यह अभिलेख है जूनागढ़ का अभिलेख। आप याद ध्यान दीजिएगा, रुद्र दामन जो था इससे संबंधित कौन सा अभिलेख है, तो जूनागढ़ का जो अभिलेख है इसका संबंध किससे है, तो रुद्र दामन से है। वहीं समुद्रगुप्त से संबंधित कौन सा अभिलेख है, तो प्रयाग स्तंभ लेख जो है, आप ध्यान दीजिएगा प्रयाग स्तंभ लेख का संबंध किससे है, समुद्रगुप्त से है। और पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित कौन सा अभिलेख है, तो एहोल का अभिलेख। एहोल अभिलेख जो है यह पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। तो आपको चारों याद रखना है, मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ। खारवेल शासक से संबंधित कौन सा अभिलेख है, हाथी गुम्फा का अभिलेख। और रुद्र दामन शासक से संबंधित कौन सा अभिलेख है, जूनागढ़ का अभिलेख। और समुद्रगुप्त से संबंधित कौन सा अभिलेख है, प्रयाग स्तंभ लेख। और पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित कौन सा अभिलेख है, तो एहोल अभिलेख। चारों आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न हमारा है, जो चित्रित मृदभांड है इनका जो उपयोग है सर्वप्रथम बार किस काल में किया गया था, किस समय किया गया था, आपको बताना है। तो चित्रित मृदभांडों का जो उपयोग है यह पहली बार किया गया था ताम्रपाषाण काल में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ताम्रपाषाण काल में जो है पहली बार चित्रित मृदभांड का उपयोग किया गया था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ताम्रपाषाण काल। अगला प्रश्न हमारा है, मौलिक कर्तव्यों की यहाँ पे बात हो रही है, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ की यहाँ पे बात हो रही है। आपको पता होना चाहिए आर्टिकल जो हमारा 51A है, 51A यानी कि अनुच्छेद जो 51 क है, इसके अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। टोटल जो हमारे संविधान में 11 मौलिक कर्तव्यों की संख्या पे याद रखिएगा, 11 टोटल हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य हैं। तथा इन मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित करने के लिए हमारे संविधान में किस समिति ने रिकमेंड किया था, तो स्वर्ण सिंह समिति। आपको इतनी सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। स्वर्ण सिंह समिति के रिकमेंडेशन पर ही जो है हमारे भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था। अनुच्छेद 51A के तहत टोटल हमारे भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो आपको बताना है कि जो मौलिक कर्तव्य हैं ये किस देश से लिए गए हैं। तो किस देश के संविधान से लिए गए हैं मौलिक कर्तव्य, तो सोवियत संघ, जो पूर्व में सोवियत संघ था, जो इसको अब हम कहते हैं रूस के नाम से जानते हैं सोवियत संघ को, तो यहीं से लिए गए थे मौलिक कर्तव्य। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। तथा पूर्व में जो सोवियत संघ था
इससे और भी कुछ लिया गया है? जी हाँ। तो हमारी जो प्रस्तावना, हमारे जो प्रियम्बल है, हमारे प्रियम्बल में जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का जिक्र है वह भी सोवियत संघ से ही लिया गया था। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, हमारी जो प्रस्तावना है उसमें जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का जिक्र है वह भी सोवियत संघ से ही लिया गया था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा है वह क्या रखी गई है? तो भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए 35 वर्ष, तथा लोकसभा के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा है वो है 25 वर्ष, लोकसभा के लिए 25 वर्ष, और आपकी राज्यसभा के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा है वह 30 वर्ष रखी गई है। तो आपको तीनों पता होना चाहिए। लोकसभा के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा है वह रखी गई है 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु सीमा रखी गई है 30 वर्ष, और 35 वर्ष जो है न्यूनतम आयु सीमा है भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, अध्यादेश को की जो शक्ति है, ऑर्डिनेंस का जो पावर है, ऑर्डिनेंस जो है कौन से आर्टिकल के अंतर्गत लाया जाता है आपको बताना है। तो ऑर्डिनेंस से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल 123 यानी कि आर्टिकल 123। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे ये हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति थे। इसके बाद हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो तीनों आपको पता होना चाहिए। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? तो राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या होती है 250, और लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या होती है 552। तो दोनों आपको याद रखना है, राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या होती है 250 और लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या होती है 552। हो सकती है, यहाँ पे बात हो रही है। तो अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट हैं? तो भारत में वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं। इससे पहले हमारे राज्य में 24, मतलब हमारे देश में टोटल 24 उच्च न्यायालय थे, परंतु एक लेटेस्ट बना है 25वां उच्च न्यायालय। कौन सा बना है? तो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय जो है यह हमारे देश का 25वां यानी कि सबसे लेटेस्ट उच्च न्यायालय है। तो आपको पता होना चाहिए, हमारे देश में वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं, जिनमें से हमारे देश का सबसे लेटेस्ट यानी कि 25वां जो उच्च न्यायालय है आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, जोग या गोरसप्पा जिसको कहते हैं जलप्रपात किस नदी पर बनाया गया है? मतलब किस नदी पर है? तो गोरसप्पा या जोग जो जलप्रपात है आपको मिलेगा शरावती नदी पे। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा शरावती नदी। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, भारत की सबसे बड़ी जो खारे पानी की झील है जिसको हम सांभर झील के नाम से जानते हैं, यह किस राज्य में स्थित है? तो भारत की जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है जिसको हम सांभर झील के नाम से जानते हैं, यह आपको मिलेगी राजस्थान में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा राजस्थान में आपको मिलेगी भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जिसका नाम है सांभर झील। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, सूरत जो है यह किस नदी के किनारे स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो सूरत है यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो सूरत आपको मिलेगा किस नदी के किनारे? तो सूरत आपको मिलेगा ताप्ती नदी के किनारे। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ताप्ती नदी के किनारे आपको मिलेगा सूरत जो है यह आपको मिलेगा ताप्ती नदी किनारे। यमुना नदी के किनारे आपको मिलेगा आगरा शहर जो है यह यमुना नदी किनारे स्थित है, इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, निम्न में से पृथ्वी का स्वर्ग किस जगह को कहते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पृथ्वी का जो स्वर्ग है यह किसको कहते हैं? तो पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है श्रीनगर को, इसे आप याद रखिएगा। और वाराणसी को हम क्या कहते हैं? घाटों और मंदिरों का शहर क्या कहते हैं? घाटों और मंदिरों का जो शहर है वो हम कहते हैं वाराणसी को। इसके बाद हम कहते हैं पुणे को डेक्कन क्वीन कहते हैं। क्या कहते हैं? डेक्कन क्वीन जो है हम कहते हैं पुणे को। किसको? तो पुणे को हम कहते हैं डेक्कन क्वीन। और अमृतसर को हम क्या कहते हैं? गोल्डन सिटी। क्या कहते हैं? अमृतसर को हम कहते हैं गोल्डन सिटी। तो चारों आपको पता होना चाहिए। पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है श्रीनगर, घाटों और मंदिरों का शहर कहा जाता है वाराणसी को, पुणे को हम कहते हैं डेक्कन क्वीन और अमृतसर को कहते हैं गोल्डन सिटी। अगला प्रश्न हमारा है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक आपको बताना है। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलाम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कूलाम जो है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है। और ओम किसका एसआई मात्रक होता है? तो प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है उसको हम कहते हैं ओम कहते हैं। और वॉट किसका एसआई मात्रक होता है? तो पावर यानी कि शक्ति का एसआई मात्रक होता है वॉट। अगला प्रश्न हमारा है, लेंस की शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो लेंस की जो पावर है, लेंस की जो शक्ति है यह हम मापते हैं डायोप्टर में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डायोप्टर में जो है लेंस की शक्ति को मापा जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, डीजल इंजन जो होता है उसके द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार किया जाता है? तो जो डीजल इंजन होता है यह किस प्रकार ऊर्जा का रूपांतरण करता है? तो यह रासायनिक ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में ऊर्जा का रूपांतरण करता है। तो राइट आंसर आप जाएगा
रासायनिक ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में। इसके बाद जो होती है विद्युत मोटर, तो विद्युत मोटर का कार्य क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है, तो विद्युत मोटर, ये आपको पता होना चाहिए। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का जो कार्य है वह कहती है विद्युत मोटर। और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डायनेमो जो होता है, डायनेमो जो होता है इसका कार्य होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। तो आपको तीनों पता होना चाहिए। जो डीजल इंजन होता है यह रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, और जो विद्युत मोटर होती है यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, और जो डायनेमो होता है यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। आज का लास्ट प्रश्न हमारा है, दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का हम उपयोग करते हैं, तो उत्तल लेंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूरदृष्टि दोष को कम कर मतलब खत्म करने के लिए, उसका निवारण के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। और निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए जो है अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो दोनों आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जो टेस्ट सीरीज हमारी 18वें नंबर की थी उसको हमने पूरे विस्तार में कवर कर लिया है। जल्दी मिलेंगे हम 19वें नंबर के टेस्ट सीरीज में। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।